हेलो दोस्तों। तो आज गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। उसी में हम बात करेंगे टाइट्रेशन के बारे में, उसी में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, उसी में बात करेंगे हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, चलते हैं देखते हैं। लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए डियर, रिडॉक्स रिएक्शन का बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत सारा यूज है। सबसे पहला इसका यूज है फोटोसिंथेसिस में। कोई अगर आपसे पूछे कि फोटोसिंथेसिस में भी किसकी आवश्यकता है, तो रिडॉक्स रिएक्शन का यहां भी क्या है, जरूरत है। फोटोसिंथेसिस हम लोग जानते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और क्लोरोफिल होता है ना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो ग्रीन पिगमेंट होता है, और किसके चलते होता है, इसमें मैग्नीशियम मेटल होता है, इसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है क्लोरोफिल में? क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। तो ये बनाता क्या है? ये बनाता है C6H12O6 प्लस O2। आप गौर से देखो तो इसमें भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? कार्बन का कितना हो गया ऑक्सीजन नंबर 4, ऑक्सीजन कितना हो गया -2। यहां पर अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन कितना है 0, कार्बन का अगर निकालोगे तो ये -12 प्लस 12 कितना हो गया 0। इट मींस कार्बन का कितना निकलेगा? कार्बन का यहां निकलेगा 0। अब आप जरूर गौर से देखो और यहां पर बारीकी समझो तो आपको समझ में आएगा कि कार्बन यहां पर क्या हो रहा है, +4 से हो रहा है 0, +4 से 0। इट मींस ऑक्सीजन नंबर घट रहा है। ऑक्सीजन नंबर घटा यानी क्या हो गया, रिडक्शन। और ऑक्सीजन का -2 से होकर कितना हो रहा है 0। इट मींस इसकी ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इट मींस क्या है, ये रिडक्शन। सॉरी, -2 से 0 हुआ तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहां पर भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा बात करते हैं, आप देखते होंगे मेटलर्जी, जब आपको मेटलर्जी पढ़ाएंगे तो उसमें जानोगे मेटलर्जी में भी हम लोग क्या करते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन का यूज करते हैं। मेटलर्जी क्या होता है जानते हो ना, ओर से प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। ओर से ओर होता है मतलब जिससे कि हमें इफिशिएंटली और प्रॉफिटेबली मेटल प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओर बोलते हैं। तो ओर से मेटल को प्राप्त करना, प्योर मेटल को प्राप्त करना क्या कहलाता है, मेटलर्जी कहलाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए Al2O3 है, इसमें अगर कार्बन ले लें, कार्बन क्या है, कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। 4 रिड्यूसिंग एजेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, NH3 और हाइड्रोजन। कहीं कहीं पर आपको आयरन का भी इस्तेमाल दिखेगा। देखिए हम लोग जनरली यही 4 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये चारों क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या मतलब क्या हो गया, जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करने में हेल्प करे। तो कार्बन यहां क्या करता है, Al2O3 से एल्युमिनियम को बाहर कर देता है और ऑक्सीजन को भी अलग कर देता है। तो इस तरह से जो एल्युमिनियम ऑब्टेन हुआ, इसे आप बैलेंस कर लेंगे। इस तरह से जो एल्युमिनियम ऑब्टेन हुआ वो कैसा होता है, प्योर मेटल होता है। तो हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशन मेटलर्जी में भी है। थर्ड जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्शन ऑफ मेनी केमिकल्स। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं उसमें भी, जैसे कि NaOH को बनाना, Cl2 को बनाना, F2 को बनाना, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं, उसके फॉर्मेशन में भी रिडॉक्स रिएक्शन की आवश्यकता होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात हमें जाननी है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझते हो ना, ऐसा सेल जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि आपके पास घर में बैटरी होगा, सिर्फ बैटरी होगा, उसमें क्या है, पहले से केमिकल्स भरे हुए हैं, उसका हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च में या रेडियो में या बहुत सारे ऐसे एप्लायंस हैं जिसमें हम उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो आखिर वो बैटरी कैसे बनाया गया होगा, किस लॉजिक से बनाया गया होगा, उसमें भी कहीं ना कहीं रिडॉक्स रिएक्शन की बातें होती है। उसमें एनोड कैसे चूज करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे आज, कैथोड कैसे चूज करेंगे वो सब डिस्कस करेंगे आज। देन आफ्टर हम लोग समझेंगे कि किसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पांचवा इसका एप्लीकेशन क्या है, पांचवा इसका एप्लीकेशन है टाइट्रेशन में। टाइट्रेशन जानते हो ना, केमिकल टाइट्रेशन। टाइट्रेशन होता क्या है, ऐसा प्रोसेस जो लैब में परफॉर्म हो, साथ ही साथ किसी एक सब्सटेंस के बारे में हम उसके कंसंट्रेशन, उसके कलर और उसके
इंडिकेटर्स के बारे में जानते हो और उसके हेल्प से दूसरे का क्या करना, दूसरे का नेचर, इंडिकेटर्स, ये सब पता लगाया जाता है। उस कांसेप्ट को क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग थ्योरेटिकल कांसेप्ट भी जानेंगे कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि केमिस्ट्री में लैब में कैसे परफॉर्म होता है, वो भी जानना आवश्यक है। चलिए तो हम लोग अब बात पे आएंगे। सबसे पहले बात करें आज का टॉपिक, सबसे ज्यादा यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, टाइट्रेशन। देखोगे टाइट्रेशन, केमिकल टाइट्रेशन देखोगे, इट इज द, ये कैसा मेथड है, ये लैब में परफॉर्म होता है। देखोगे इट इज द लैबोरेटरिकल मेथड बाय व्हिच वी कैन ऑब्टेन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। वी कैन ऑब्टेन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सब्सटेंस। यहां देखिएगा, ये है एक ब्यूरीट है। इस ब्यूरीट को हम क्या करते हैं, स्टॉपर से लगा देते हैं, नीचे में केमिकल फ्लास्क लगा देते हैं। ब्यूरीट में देखिए ध्यान से, ब्यूरीट में हम लोग उस सब्सटेंस को रखेंगे जिसके बारे में हम जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइट्रेंट बोलते हैं। कॉनिकल फ्लास्क में हम उस सब्सटेंस को रखेंगे जिसके बारे में जानना है, तो उसे बोलते हैं एक्युलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्युलेट या एनाकुलेट बोलते हैं, एक्युलेट बोलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें खास बात क्या है, जैसे मान लीजिए अगर HCl है और NaOH है, तो क्या बनता है, NaCl और H2O बनता है ना। हम ऐसा इसमें इंडिकेटर लेंगे जो किसी एक सॉल्यूशन में कलर शो करे और दूसरे सॉल्यूशन में क्या करे, कलर शो ना करे। बात समझिए, ऐसा इंडिकेटर लेंगे जो एक सॉल्यूशन में कलर शो करे और एक सॉल्यूशन में कलर शो ना करे, यानी कलरलेस हो। जैसे मान लीजिए इस कॉनिकल फ्लास्क में मान लो HCl हम ले लें, उसकी कंसंट्रेशन कुछ ले लेते हैं 1 ml ले लें, और इसमें मान लीजिए हमने ले लिया क्या, NaOH ले लिया, ठीक है ना, NaOH ले लिया। अब मेरे बात को समझिएगा, और बहुत सारे आप जानते होंगे इंडिकेटर्स हैं, हम उसमें चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे ऐसा लेने का जो एक में कलर शो करे और दूसरे में कलर शो ना करे। मान लीजिए इसकी नॉर्मलिटी Na है, Na, और वॉल्यूम क्या है इसकी Va। अच्छा, बेस की ऊपर बेस लिया है मैंने, तो बेस के लिए मैं B कर देता हूं, ठीक है, तो Nb, और इसकी वॉल्यूम कितनी, Vb। और एसिड के लिए क्या करूं मैं, नॉर्मलिटी Na और वॉल्यूम कितना, Va। अब सुनिएगा, ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लेकिन हम इसमें क्या लेंगे, फेनोनेफ्थलीन लेंगे। क्यों लेंगे फेनोनेफ्थलीन, समझिएगा, क्योंकि फेनोनेफ्थलीन जो है वो बेस में कलर शो करता है, पिंक कलर शो करता है, जबकि एसिड में वो कलरलेस होता है। तो मैंने तुरंत डिसाइड किया कि जिस एक में कलर शो करे दूसरे में कलर शो ना करे, तब हम उसको लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फेनोनेफ्थलीन को लिया, और जैसे ही इसके अंदर छोटे छोटे बूंद अगर डालोगे, जैसे स्टॉपर को अगर खोल दे, थोड़ा सा खोलें, तो 2-3 बूंद क्या होगा इसमें गिरेगा, 2-3 ड्रॉप्स क्या होगा, गिरेगा। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि एक समय के बाद पहले क्या होगा, जैसे जैसे बूंद गिरेगा NaOH का इसमें HCl में, ठीक है। आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट कि HCl का कलर क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे इसमें इंडिकेटर डाल दोगे तो देखोगे क्या, कलर्स चेंज होना शुरू हो गया, धीरे धीरे पहले लाइट पिंक, फिर थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, थोड़ा डार्क, और एक समय में क्या होगा, बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। जिस समय में सबसे पहली बार बहुत ज्यादा डार्क यानी मैक्सिमम डार्क ऑब्टेन किया गया सॉल्यूशन का, उस पॉइंट को बोलते हैं इक्विवेलेंट पॉइंट। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। फिर सुनिएगा, ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम डार्क ऑब्टेन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। माने ऐसा पॉइंट जहां से अब आगे उसकी डार्कनेस नहीं बढ़ाई जा सकती है, वहां पर स्टेबल हो गया, उसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट पॉइंट। द पॉइंट एट व्हिच मैक्सिमम कलर कैन बी शो आर नोन एज क्या, इक्विवेलेंट पॉइंट। कोई दिक्कत। अब देखिए, ये तो लैब का कांसेप्ट है। लैब में तो आपको एक फिक्स वैल्यू के लिए आप एक्सपेरिमेंट करोगे, तो साइंटिस्ट को लगा कि इसके लिए भी कुछ हमको कॉन्सेप्ट डेवलप करना होगा, जिसके चलते उन्होंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट किया। क्योंकि आप लैब में तो जैसे मान लीजिए एक बार आपने परफॉर्म किया 5 ml के लिए, फिर 10 ml के लिए, फिर 25 ml के लिए, तो बहुत सारा समय लगेगा। उस समय को बचाने के लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट को डेवलप करना था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइट्रेशन बोलते हैं। टाइट्रेशन मतलब क्या हो गया, देखिए ये क्या है, ये है नोन सब्सटेंस है, इसके कंसंट्रेशन के बारे में जानते हैं, ये कितने कलर शो करता है इसके बारे में जानते हैं, जिसके बारे में जानते हैं उसको बोलते हैं टाइट्रेंट, और जिसके बारे में जानना चाहते हैं अननोन सब्सटेंस,
उसे क्या बोलते हैं, एक्युलेट या एनाकुलेट। अब मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, उसको हमेशा नीचे रखते हैं, जिसके बाद जाना उसको अननोन सबस्टेंस को नीचे रखेंगे, मतलब केमिकल फ्लास्क में रखेंगे, अब यूरिन में किसको रखेंगे, ऊपर रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो इस कांसेप्ट को डेवलप करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, टाइट्रेशन का कांसेप्ट लाया। तो कोई पूछेगा टाइट्रेशन क्या है, क्या कहोगे, ये लैबोरेटरिकल मेथड है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी। और देखिए इसी कांसेप्ट को डेवलप करने के लिए क्या कि किस पॉइंट पर कोई अपना पहली बार सबसे डार्क कलर शो करेगा, उसके लिए जो कांसेप्ट आया उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अच्छा जानिए, टाइट्रेशन दो तरह का होता है। टाइट्रेशन क्या होता है, दो तरह का होता है टाइट्रेशन। एक होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, और दूसरा होता है रिडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन, रिडॉक्स रिएक्शन टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में डील करते क्या है, क्योंकि एसिड और बेस दोनों आपस में मिलकर के सॉल्ट बनाएंगे ना, यानी न्यूट्रल होंगे ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के, जिस पॉइंट पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड क्या हो जाए, बराबर हो जाए किसके, बेस के। अभी मैं बताऊंगा ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सिखाऊंगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पूरा सिखाऊंगा, पहले यहां कांसेप्ट समझ लीजिए कैसे हम एसिड और बेस रहेगा तो उसका कैसे करते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन में आप जानते हो ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसमें क्या करेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसको हम बराबर करेंगे और उसके बाद जिसकी वैल्यू निकालनी होगी उसे हम निकालेंगे, कोई दिक्कत। ये अभी हम तोड़ के समझेंगे इसको कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है और कब लगाते हैं, इस फॉर्मूला को क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, देखते हैं ध्यान से। देखिए सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में। किसके बारे में, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में बात करते हैं। यहां ध्यान से लिखेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ठीक है। देखिए भाई समझिएगा क्या है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, समझिए। जैसे मान लीजिए हम एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ए बी बी, तो इससे क्या बना, सी सी और डी डी बना, डी डी बना। हो सकता है कि ए बी सी डी इनका मॉलिक्यूलर मास अलग हो, ठीक है, उनका एन फैक्टर अलग हो, लेकिन लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि इनका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, ग्राम इक्विवेलेंस जो होगा वो बराबर होगा। ग्राम इसका मतलब क्या हो गया, इक्विवेलेंट वेट इसे लिखता हूं मैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट ए क्या है, रिएक्टेंट है, किसके बराबर होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिएक्टेंट बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्या, प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट है ना, या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट डी। मेरी बात को समझिएगा, हो सकता है इसका मोलिक्यूलर मास कुछ अलग हो, लेकिन मेरे बात को ध्यान सुनिएगा, मोलिक्यूलर मास चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत उसका नहीं है। असली खेल क्या किससे है, असली है इसका ग्राम इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मैं यहां पर शॉर्ट बताता हूं क्योंकि हमें जो इस चैप्टर में जरूरत पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय फैक्टर होता है ना, क्योंकि आपने पढ़ा है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या पढ़े हो, एन फैक्टर पढ़े हो ना, यानी मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा फिर एन फैक्टर निकालना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए ग्राम इक्विवेलेंस का कांसेप्ट कब लगाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। याद रखना, अगर नॉर्मलिटी में दिया रहेगा तो क्या करेंगे, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। मान लीजिए दो सबस्टेंस है फॉर ए एंड फॉर बी के लिए, ए क्या होगा, एन ए वी ए इक्वल टू एन बी वी बी, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, क्वेश्चन खटखट बनेगा। तो ये हो गया। दूसरा है कि अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन में नॉर्मलिटी ना देके मोलरिटी दे, तो आप पहले से जानते हो ना कि नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर, ठीक है। तो क्या मैं इस नॉर्मलिटी को लिख सकता हूं, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, क्या इसको लिख सकता हूं ना, मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम, लिख सकता है ना। चलिए तो इस तरह से कर सकते हैं। ये पहला कांसेप्ट जिसमें काम करेंगे, मोलरिटी नॉर्मलिटी दिया जाता है। खास करके ये मोलरिटी नॉर्मलिटी सुनिएगा,
ये देगा एसिड बेस टाइट्रेशन में। किसमें? एसिड बेस टाइट्रेशन में। एक एसिड रहेगा, दूसरा बेस रहेगा, देन आफ्टर हम ये कांसेप्ट लगाएंगे। लेकिन हमें तो इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ना है, इसके बारे में पढ़ना है, हाँ हमें पढ़ना है किसके बारे में? हमें पढ़ना है रिडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ना है। तो उसका कैसे निकालते हैं? ये तो किसके लिए लगाएंगे? जब एसिड और बेस रहेगा तब। ठीक है, नॉर्मेलिटी दिया रहेगा, मोलरिटी दिया रहेगा, निकाल सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें कैसे लगाएंगे। किसमें? रिडॉक्स रिएक्शन वाला में। इसमें क्या करेंगे? फॉर ए इक्वल टू फॉर बी, मान लीजिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और ग्राम इक्विवेलेंस निकालने का बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं मैं। क्या करना है देखो ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। इसका क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। नंबर ऑफ मोल्स देखिए, इसका मान लीजिए n1 एन फैक्टर नहीं है, n1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर। तो आपसे देखो जनरली क्या पूछेगा, दो किसी एक चार वेरिएबल यहां पर हो गया ना, 1 2 3 4, किसी भी तीन वैल्यू दे देगा और चौथे का पूछेगा। इतना सिंपल है। इसी पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सीखते चलेंगे। चलिए तो चलिए सबसे पहले इसको हम जानते से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। लिखेंगे सम इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लिखेंगे सम इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है कौन? वो है MnO4, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट। सबसे ज्यादा बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों अच्छा है बताते हैं। एक तो सबसे अच्छी बात है कि ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल तीनों जगह इसका हम यूज कर सकते हैं। मतलब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? जो खुद रिड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा उसका, दूसरे का ऑक्सीडेशन क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा। कितना अच्छा है। और साथ ही साथ ये एसिडिक में काम करेगा, बेसिक में भी काम करेगा और न्यूट्रल में भी काम करेगा। और एक और खास बात, ये खुद एक सेल्फ इंडिकेटर भी है। सेल्फ इंडिकेटर का मतलब होता है इसका अपना खुद का कलर भी है। मतलब जैसे अगर हम अभी मैं 7-8 लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका अपना कलर नहीं है। इसका देखिए अब अपना कलर है, इट मींस हमको जब भी हम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कहीं से भी कोई इंडिकेटर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कलर शो करे कि ना करे। जैसे मान लीजिए हमने पिछले में बताया एसिड और बेस को लिया था, तो उसमें हमें फेनोनेफ्थलीन को लेना पड़ा था इंडिकेटर के रूप में, तो खर्च बढ़ गया ना। और मैं मान लीजिए एक ही KMnO4 को ले लूं और मेरा दोनों काम हो जाए, ऑक्सीडाइजिंग भी हो जाए और साथ साथ क्या हो जाए, कलर भी शो कर दे, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है ये। तो MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस, खास बात इसको दिमाग में रखने का है, एसिडिक मीडियम में, सुनिएगा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम कैसे पकड़ेंगे? अगर क्वेश्चन में H प्लस या कोई भी एसिड लिखा रहे, H प्लस लिखा रहे, तो आप समझना किसमें कन्वर्ट होगा? ये Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, Mn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। इसका आप n फैक्टर निकालोगे तो इसका निकलेगा कितना? +7। इसका कितना निकलेगा? +2। और जरा सोच के बताओ कितना हो गया इसका n फैक्टर? इसका n फैक्टर 5 हो गया ना। तो इसका n फैक्टर निकल गया क्या? 5। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर एसिडिक मीडियम में लेंगे तो हमेशा n फैक्टर क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। और बात डालो, जब भी अगर एसिडिक मीडियम में लेंगे तो MnO4 माइनस से क्या बनेगा? Mn2 प्लस बनेगा ना। अब जरा बताओ इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? मॉलिक्यूलर वेट बाय 5 लिख सकते हैं क्या? हाँ लिखेंगे, कहने लिख सकते हैं ना, m/5। इसका जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए अगर मैं बेसिक मीडियम, अगर मैं मान लीजिए न्यूट्रल मीडियम में लूं, इसी MnO4 को मैं न्यूट्रल मीडियम में लूं, न्यूट्रल बोलूं या लेस अल्कलाइन बोलूं, लेस अल्कलाइन बोलूं, तो याद रखना MnO2 में कन्वर्ट होता है या MnO में भी कन्वर्ट हो सकता है। MnO2 में या MnO2 में, MnO2 में और क्या किसमें बोलो? MnO में। तो जब इसका निकालोगे तो इसका तो +7 निकलेगा मैग्नीज का, इसका कितना निकलेगा? +4। 7 देखिए कितना का चेंज, जितना चेंज होता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग n फैक्टर। कितना का चेंज हुआ?
यहाँ पर चेंज 3 का हुआ ना, यहाँ पर चेंज कितने का हुआ 3 का, और यहाँ पर मैग्नीज के कितने एटम है 1 है, और चेंज पर एटम इज नोन एज एन फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चेंज हाउ मेनी चेंज 7 से 4 कितने का चेंज 3 का, और यहाँ मैग्नीज है कितना एटम, चेंज पर एटम इज नोन एज एन फैक्टर। बस 7 और 4 में कितना का डिफरेंस हुआ 3 का, तो यानी इसका n फैक्टर क्या हो गया 3, और इसका जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे क्या होगा m/3 निकलेगा ना। तो माथा में बैठा लीजिए, खोपड़ी में सेट कर लीजिए, खोपड़ी है ना, हाँ खोपड़ी अगर है तो उसमें सेट कर लीजिए 7 और 4 क्या होगा। अब अगर MnO4 माइनस अगर हम अल्कलाइन मीडियम में करें, किसमें अल्कलाइन या बेसिक मीडियम में करें, ठीक है ना, ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा Mn6 प्लस में कन्वर्ट होगा। माथा डाल लीजिए, MnO4 माइनस किस में कन्वर्ट होगा Mn6 प्लस में कन्वर्ट होगा, ये +7 से क्या होगा +6, यानी इसका n फैक्टर कितना हो गया 1, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा m/1। तो देखो माथा डालो, तो माथा से चलो m/5 m/3 m/1, 5 3 1, एसिड न्यूट्रल और क्या होगा बेसिक A N B, एसिड 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 का फैक्टर 5 3 1, दो का डिफरेंस है 5 3 1। इसको दिमाग में रखोगे तो क्वेश्चन खटखट बनेगा, कभी कभी आपको एसिड मटेरियल देगा तुरंत आप विद इन सेकंड में आप लिख सकते हो Mn2 प्लस, अगर बेसिक बोलेगा तो क्या करेंगे Mn6 प्लस, और न्यूट्रल बोलेगा क्या बनेंगे MnO2। इसका भी कभी-कभी इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में MnO2 ही रहेगा। चलो तो ये आप समझ गए किसके बारे में, MnO4 के बारे में। ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग क्यों है, क्योंकि ये एसिडिक बेसिक न्यूट्रल दोनों में काम करता है, और सबसे अच्छी बात इसकी क्या जानते हो, सेल्फ इंडिकेटर है, ये खुद का कलर भी शो करता है, और ये जब एसिड में डालोगे तो उसमें पर कुछ कलर शो कर देगा, तब कलर लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं डिस्कस करते हैं दूसरा इंडिकेटर भी है, ऐसे तो लगभग 7-8 इंडिकेटर लिखवाऊंगा मैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये सब, क्या है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकंड है बहुत इंपॉर्टेंट, नाम सुनते होंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये भी एक इंडिकेटर है, और इसका फॉर्मूला जानते हो ना K2Cr2O7 है ना, ये भी टूटेगा तो क्या होगा Cr2O7 2 माइनस, माथा में डाल लीजिए एसिडिक मीडियम में ये हमेशा क्रोमियम जब भी दिख जाए तो +3 में कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा +3 में। इमोशनल मत होना, क्रोमियम जब भी दिख जाए एसिडिक मीडियम में ये खूब काम करता है, कितना चेंज होगा बताओ +3 में, ये एसिडिक मीडियम में चेंज होता है। और ये क्या है, ये भी इंडिकेटर है, लेकिन वीक इंडिकेटर है, ये उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है, ये उतना अच्छा इंडिकेटर नहीं है इंडिकेटर तो अच्छा है ही, लेकिन उतना एफिशिएंट नहीं जितना KMnO4 है। तो कोई ऐसा पूछे दोनों में अच्छा कौन है, तो KMnO4 ज्यादा अच्छा है। अच्छा इसमें कितना हो गया ऑप्शन नंबर बताओ, इसका निकालोगे तो 6 निकलेगा ना, इसका कितना निकलेगा 3 निकलेगा, कितना का चेंज 3 का चेंज पर एटम इज नोन एज एन फैक्टर, 3 का चेंज हुआ, लेकिन कितना नंबर ऑफ एटम इधर बताओ 2 है ना, तो 2 हो गया तो क्या हो गया 6, यानी इसका आंसर कितना हो गया 6 होगा। ये कितना क्रोमियम है देखो 6 और 3, इमोशनल मत हो जाना, कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं कि 3 में से 6 गया -3, चेंज हमेशा पॉजिटिव लेना भाई, क्या लेना हमेशा मैग्नीट्यूड में क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो 3 यहाँ 2 एटम है, कितना हो गया 3 2 6, अब इक्विवेलेंट था n फैक्टर इसका कितना हो गया 6, तो माथा में डाल लो, क्या डाल लो कि जब भी अगर क्रोमियम Cr2O7 2 बार दिखाई देगा एसिड में तो क्या लिखेंगे Cr3+ में होगा ना कन्वर्ट, और जैसे ही कन्वर्ट करोगे इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा बताओ, मॉलिक्यूलर वेट बाय क्या 6, मॉलिक्यूलर वेट बाय 6। देखो खुद का इसका ऑक्सीजन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है ना, ऑक्सीडाइज नहीं है तो काम करता है, खुद का ऑक्सीजन स्टेट क्या करता है घटाता है, और दूसरे का बढ़ाता है। थर्ड देखिए, थर्ड में H2O2 है, H2O2 ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, H2O2 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2O2 जो है ये किसमें कन्वर्ट होता है H2O में, इसमें H2O में कन्वर्ट होता है। जो खास बात ऑक्सीजन कितना होता है -1 जानते हो ना, इसमें कितना होता है -2 होता है ना, -1 से -2 घटा, -1 से -2 क्या हुआ डिक्रीज किया ना, है ना डिक्रीज किया ना, तो इसका बताओ n फैक्टर कितना होगा, कितने का चेंज हुआ, कितने का चेंज 1 का चेंज, कितना ऑक्सीजन इधर है 2, तो कितना हो गया 1 * 2 कितना हो गया 2, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसका n फैक्टर कितना हो गया, इसका n फैक्टर 2, और इक्विवेलेंट वेट जानते हो ना क्या होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, दैट्स व्हाई वी कैन राइट m/2। उससे और भी होगा, अगर कभी हाइड्रोजन दिख जाए, हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होगा याद रखना, हाइड्रोजन हमेशा कन्वर्ट होता है किसमें 2x माइनस में, H2 की जगह पर हो जाता है फ्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं, है ना। तो देखो तो इसमें क्या हुआ 0 से किसमें कन्वर्ट हुआ -1 में, 0 से किसमें कन्वर्ट हुआ -1 में कन्वर्ट हुआ, तो इसका n फैक्टर कितना हो गया जरा देख लो ना, n फैक्टर कितना हो गया, n फैक्टर इसका कितना है
कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा कितना का चेंज, एक का चेंज या 2 एटम में कितना हो गया 2, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया m/2। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये 4-5 आपको दिमाग में रखनी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। अब एक और हम दिखा रहा हूं, CrO4 2-, क्रोमियम जब भी दिख जाए तो किसमें कन्वर्ट कर लेना Cr3+ में, बस माथा में मस्त मस्त होना, क्रोमियम के दिमाग में सेट करता हूं सी। हाँ एक और बात, MnO4 दिख जाए, MnO4 2- याद रखना किसमें कन्वर्ट होगा Mn3+ में। मैग्नीज का भी पल्स में कन्वर्ट होता है किसमें, जब MnO4- दिखाई, MnO4 2- दिखाई देता है, MnO2 दिखाई देता है, इसको काट दो, इसी के दिमाग में। ठीक है, काफी है बोल लेना सर। ये 5 आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कांसेप्ट जानना जरूरी है ताकि आपको क्वेश्चन सब खटखट बने। चलिए अब इतने सब इंपोर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, सब इंपोर्टेंट क्या रिड्यूसिंग एजेंट। पहला सबसे पहला जो इंपोर्टेंट है ऑक्सलेट आयन का, किसका ऑक्सलेट आयन का, माथा में डाल लीजिए C2O4 2- ये ऑक्सलेट आयन है ना, ये हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा CO2 में, माथा में डाल लो, ऑक्सलेट आयन हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा CO2 में। ये बार बार पूछता है, और ये क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ये दूसरे को रिड्यूस करता है तो खुद को क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा ना, यानी खुद का ऑक्सीडेशन क्या करता है बढ़ाता है और दूसरे का घटाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्या रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसका जोड़ निकालो ध्यान से, इसका ऑक्सीडेशन निकालो कितना निकलेगा, इसका निकालोगे तो 2x - 8 = -2, 2x = -2 + 8, 2x = 6, x कितना हो गया +3, इसमें कितना निकला +4। अब जरा सोच लो, 3 था उससे 4 में कन्वर्ट हुआ, यानी n फैक्टर कितना हो गया, कितना का चेंज, एक का चेंज हुआ ना, और कितना एटम इधर है 2 है ना, तो 1 × 2 कितना हो गया 2 हुआ ना। तो याद रखना C2O4 2- का n फैक्टर कितना हो गया 2, माथा में डाल लीजिए, जब भी अगर आपको ऑक्सलेट आयन दिखाई दे तो उसका n फैक्टर कितना याद रखना बताओ, n फैक्टर 2 होगा, और तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। अब अच्छा इसका भी मालूम पूछ लिया आपको, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास कितना 24, एक कार्बन का 12, दो कार्बन कितना होगा 24, ऑक्सीजन कितना है 16, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 4 जा 64, 64 + 24 88, 88/2 44, 44 हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से अगले टाइम को याद रखना। दूसरा Sn2+ से किसमें कन्वर्ट होगा SN4+ में, याद रखना ये तीन भी एक क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है ये तीन। Sn2+ से किसमें कन्वर्ट होगा SN4+ में, Sn2+ से किसमें कन्वर्ट होगा SN4+ में। थर्ड लिखना, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, आयरन, आयरन है Fe2+, Fe2+ जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा Fe3+ में। इसको इमोशनल मत हो जाना, हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट अपना क्या करता है ऑक्सीजन बढ़ाता है, दूसरे का घटाता है, दूसरे के बारे में, क्योंकि अपने को क्या करता है ऑक्सीडाइज कराता है, दूसरे को रिड्यूस कराता है, ये तो क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं लोग बोलते हैं। उसके बाद अगर आपको दिखाई दे दे कोई भी हाइड्रोजन अगर -4 के साथ दिखाई दे तो याद रखना x- हमेशा किसमें कन्वर्ट होगा x2 में कन्वर्ट होगा, यानी -1 से 0 में कन्वर्ट हुआ, इसमें कितना हो गया ऑक्सीजन नंबर, इसका नंबर कितना हो गया 1 हो गया ना, 1 कितना का चेंज, एक का चेंज, कितने एटम है एक, हो जाएगा। चलो अच्छा एक और बात, पांचवा H2S भी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी माफ करना H2S क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, H2S क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, और H2S जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा सल्फर में कन्वर्ट होगा, कभी कभी सल्फर डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होगा, सल्फर में कन्वर्ट होगा किसमें होगा सल्फर डाइऑक्साइड में भी कन्वर्ट होगा। तो इसका क्या होगा -2, सल्फर ज्यादा आपको पढ़ाए थे ना, कौन किया कॉल किया ब्रोदर को, ब्रोदर किस कारण पढ़ता था ISC में पढ़ता था, फिर pH वैल्यू, सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे हाइड्रोजन से, इसलिए यहां पर कितना होगा -2, ऐसा कितना होगा 0, -2 से 0 अपना तो ऑक्सीडेशन में बढ़ाया ना, और अपना बढ़ा लिया, यानी ऑक्सीडेशन अपना क्या किया अपने के साथ ऑक्सीडेशन किया और दूसरे को घटाया। ये 5 आपके दिमाग में रहेंगे तो क्वेश्चन आपको खट 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 बनेगा। ठीक है, और एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें ठीक है, और मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बढ़ा तो फिर डालने का मतलब ही नहीं है। मान लीजिए हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों डाला, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर जो है जो दूसरा सब्सटेंस है, दूसरा जो सब्सटेंस है उसका बढ़े। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइजेशन किससे करते हैं, जब किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करे उसे क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। चलिए अब हम डियर स्टूडेंट देखते हैं ध्यान से बारीकी से, कुछ क्वेश्चन के साथ करेंगे,
लेकिन पहले हम आपको क्वेश्चन तो कराएंगे ही साथ में, लेकिन पहले हम आपको एन फैक्टर निकालना सिखा देते हैं। ठीक है, ध्यान से सीख लीजिए एन फैक्टर, कांसेप्ट ऑफ एन फैक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ एन फैक्टर। पहला एसिड के लिए, इसके लिए एसिड का देखिए क्या है, एसिड में जानते होंगे बहुत अच्छे से एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। एसिड का एन फैक्टर निकालते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या H प्लस आयन। वाह, काफी टैलेंटेड बच्चे हो भाई। नंबर ऑफ क्या, रिप्लेसेबल H प्लस आयन। अच्छा, तो कैसे समझ लेंगे रिप्लेसेबल आयन H प्लस है, वाटर में डालेंगे, वाटर में डालने के बाद जितने H प्लस निकलेंगे ना वाटर में, उसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोजन, और जितने एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद होते हैं उसे कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं उसको, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलते हैं। जैसे देखिए H2SO4 क्या होगा फैक्टर 2, H2 जिसका हाइड्रोजन और जिसका नंबर ऑफ हाइड्रोजन और एन फैक्टर सेम होगा उसको मैं लिख देता हूं, और जिसका डिफरेंट होता है उसका ना स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। देखो H2SO4 कितना हो गया 2, H2SO4 एन फैक्टर कितना हो गया 2, H3PO4 कितना हो गया 3, HCl कितना हो गया 1, HNO3 कितना हो गया, HNO3 कितना होगा 1 होगा ना। चलिए इस 4-5 में लफड़ा नहीं है, और याद रखना जैसे मान लीजिए आपके इससे पूछे CH3COOH इसका कितना होगा, इसका भी 1 होगा क्योंकि एक H+ निकलेगा, इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। खेल तो फंसता है अल्किल में, देखिए आप इसमें खेल फंसता है, और हाँ खेल फंसता है इसमें फास्फोरस एसिड में, फास्फोरस एसिड में फंसता है खेल। जैसे मान लीजिए अगर आपको मैं दे दिया H3PO3, इसका आंसर कितना होगा तो सोच के देखना, फास्फोरस मैक्सिमम बॉन्ड कितना बनाएगा 5 बनाएगा ना, तो बॉन्ड बनाने से पहले 5 बॉन्ड 2 हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। देखिए जो ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसको बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है जो नहीं जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग कैरेक्टर को शो करता है, कैरेक्टर को शो करता है। ये क्या हो गया, क्या हो गया ये एसिडिक हाइड्रोजन। तो बताओ जरा कितना एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन मतलब कि जो पानी में जाकर टूट जाएगा, इसको बाहर निकलेगा। सोचो साइंटिस्ट ने किस तरह से एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास किया, तो मैंने एक लैब का चीज जो परफॉर्म किया था उसको थ्योरी के बेस पर समझाने का प्रयास किया, और वही हमें समझना है धीरे धीरे। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें आपको इंटरेस्ट अगर जग गया तो सबसे मस्त सब्जेक्ट है। ये प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा इतना ज्यादा हाइपोथेटिकल कांसेप्ट सब है जो लोगों को लगता है कि यार ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, H3PO3 कितना होगा इफेक्ट बताओ, इसका एन फैक्टर कितना होगा 2 होगा ना। उसी तरह से H3PO2 का एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा 1 होगा ना। चलिए समझ रहे कैसे होगा। हाँ, ये तो हो गया एसिड का। नेक्स्ट लिखते हैं बेस का, लिखोगे बेस का क्या होगा, बेस का एन फैक्टर कैसे पकड़ते हैं, फॉर बेस का एन फैक्टर पकड़ते कैसे हैं, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन है ना। जैसे देखिए NaOH है, KOH है ना, RBH है, OH है, CSOH है, इसका मतलब कितना 1, MgOH का होल ट्वाइस है ना, CaOH का होल ट्वाइस है, BaOH का होल ट्वाइस है, SROH का होल ट्वाइस है, कितना होगा फैक्टर 2, AlOH का होल थ्राइस है, कितना होगा फैक्टर 3, और एक और जान लीजिए NH4OH है, कितना होगा फैक्टर 1। सब जानते हो जिसमें जितना OH है उतना क्या होगा फैक्टर। तो देखिए इनऑर्गेनिक बेस का कोई लफड़ा नहीं, इनऑर्गेनिक बेस सब जब जानते हैं कि क्या होता है फैक्टर उसको निकाल लेते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आपसे कभी भी ऑर्गेनिक एसिड ऑर्गेनिक बेस पूछ दे, जैसे मान लीजिए इसका फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, और मान लीजिए दे दिया CH2 N प्लस CH2 और क्या है H2, ये कौन सा बेस है बताओ, ये बेस कौन है, ऑर्गेनिक बेस है। तो ऑर्गेनिक बेस का कांसेप्ट मैं बताता हूं, ऑर्गेनिक बेस का कैसे पकड़ लिया ऑर्गेनिक बेस समझो। ऑर्गेनिक बेस का एन फैक्टर निकालने का तरीका क्या है, एन फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक बेस क्या होगा, नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज, नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज। जितने नंबर ऑफ लोन पेयर चेंज होंगे ना वही ऑर्गेनिक बेस क्या होगा, एन फैक्टर होगा। इसमें देखिए गौर से, इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है ना। अच्छा ऐसा कितने लोन पेयर है, 1 है ना, कितने का चेंज, 1 का चेंज हुआ ना, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया, बस एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया।
अब देखिए ऑर्गेनिक बेस जैसे देखोगे ना आप तुरंत बता सकते हो कि किसका कितना हुआ है। ठीक है, उसी तरह से जान लीजिए बेस तो हो गया। अब क्या करें, एसिड बेस। अब आयंस का देखो, आयंस का समझते हो ना, जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा उसे क्या बोलते हैं, उसका एन फैक्टर बोलते हैं। जैसे मान लें I माइनस है कितना होगा -1, SO4 2 माइनस है कितना होगा -2, PO4 3 माइनस है कितना होगा एन फैक्टर -3। हो जाएगा ना, मतलब जिस पर जितना आयन दिख जाए तो क्या होगा उसका एन फैक्टर हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाँ इसी में पूछ देगा इक्विवेलेंट वेट बताओ PO4 3 माइनस का, क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, और इसका एन फैक्टर कितना है PO4 3 माइनस का 3 है ना, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, फास्फोरस 31, ऑक्सीजन 64, तो कितना होगा 95 बाय 3, इसको जब डिवाइड करोगे कितना होगा 31.66 होगा ना, ये क्या हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट वेट निकल गया। ठीक है, तो आंसर निकल जाएगा। सॉल्ट का खेल जानते हैं, सॉल्ट का खेल जानते हैं, फैक्टर क्या है। सॉल्ट का एन फैक्टर निकालने का तरीका ये है डियर, क्या करेंगे एलसीएम ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्या करेंगे सुन लीजिए, एलसीएम ले लेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, एलसीएम ले लेंगे और खासकर क्या उसके मैग्नीट्यूड का, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव पर +6 और नेगेटिव पर -6, तो वहां पर इमोशनल मत होना कि -6 है +6 नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड का, मतलब 6 6 कैलसियम कितना होगा 6, दैट्स व्हाई वो क्या होता है एन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए NaCl है, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा Na+ और Cl- जुड़ेगा ना, इसका एक तो इसका एन कितना हो गया 1 into 1 कितना मिलेगा 1, क्योंकि 1 और 1 कैलसियम कितना 1। जैसे मान लीजिए AlCl3 है, ये टूटने का क्या देगा Al3+ 3Cl-, इसका 3 हो गया, इसका कितना हो गया, देखिए सुनिए बराबर, ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है, फंसते हैं इसमें। 3 क्लोरीन पर 3 नेगेटिव चार्ज थे, 1 क्लोरीन पे कितना है, एक है ना, तीनों एक साथ से कितना हो गया। ऐसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछ दे Al2O3, इसका आंसर पता कितना करेंगे, तो देखिए एल्युमिनियम कितना होगा, इसको तोड़ोगे तो कितना लगाइए 2Al3+ क्या होगा 3O2-। अब देखिए इसमें 6 पॉजिटिव है 6 नेगेटिव है, तो 6 कैल्शियम कितना 6 कैल्शियम 6 होगा ना, दैट्स व्हाई वी कैन से क्या इस कैल्शियम जितना होगा वही क्या होगा उसका एन फैक्टर होगा। कोई दिक्कत, एलसीएम निकालेंगे जो इसका जितना एन फैक्टर होगा वही होगा। जैसे मान लीजिए Na2SO4 है, Na2SO4 है, ये टूटेगा तो क्या देगा 2Na+ SO4 2-, ये 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव और 2 कैल्शियम कितना 2, तो इसका याद रखना जितना कैल्शियम होगा उसका क्या होगा एन फैक्टर होगा। इसका अगर इक्विवेलेंट वेट पूछ देगा तो क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, इक्विवेलेंट वेट देखो कितना है, निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, एक सोडियम होता है 23 2 जा 46 46 + 32 कितना 78 78 + 64 कितना हो गया 142/2, यू विल गेट 71, दैट इज आंसर। जो संपर्क कितना 32, ये 16 64 64 32 कितना होगा 96 96 46 कितना 142, दो से भाग किए कितना निकल गया 71 का। इस तरह से आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो, इसका शॉर्ट का निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए और मैं देता हूं, मान लीजिए AlCl3 है, इसका किसी ने आपसे पूछ दिया इक्विवेलेंट वेट बताइए भैया, तो एल्युमिनियम के पास कितना 27, क्लोरीन के पास कितना 35.5 into 3 कितना होगा 106.5 होगा ना। इतना फास्ट कीजिए, देखिए जब तक कैलकुलेशन फास्ट नहीं होगा कितना भी आप वीडियो पढ़ते रहिएगा उससे कुछ नहीं है, कैलकुलेशन पर तो फास्ट कीजिए कीजिए। देखिए 35.5 होता है एक क्लोरीन का, यहाँ पर 3 क्लोरीन 35.5 into 5 3 कितना होगा 35 into 3 होता है 105, अब 0.5 into 3 कितना होगा 1.5, दैट्स व्हाई यू कैन राइट 106.5, और भाई कितना होगा 3 जाएगा ना, कितना हो गया 133.5। अब देखिए बहुत बच्चे तो क्या करेंगे बगल में भाग करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है भाग, इतना इमोशनल मत होना है भाग करने का। आधा बच्चा ना तो तेज होने के बावजूद भी कैलकुलेशन का कमजोर होता है, इसलिए कभी सिलेक्शन होने से उनको दिक्कत हो जाता है, वंचित रह जाते हैं। इसको कैसे डिवाइड करेंगे क्या सोचिए, 3 को लेके जाइए तो 40 40 कितना हो गया, ये हो जाएगा लगभग 44 के करीब हो जाएगा आंसर, 44 पॉइंट कितना 6 के करीब निकल जाएगा, 44.5 निकल जाएगा आंसर। एकदम सोचना है ऐसे, पास हो जाएगा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अच्छा इसका बताओ तो इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2O3 का बताओ, वीडियो को पॉज करके देख पा रही हो कितना होगा 27 into 2 + 16 into 3 54 + 48 कितना हो गया 102, और 102 निकला ना, ये क्या निकला इसका मोलिकुलर मास निकला ना, हमें इक्विवेलेंट वेट चाहिए भैया क्या होगा मोलिकुलर मास बाय 6 होगा ना, तो 102/6 17 हो गया। ठीक है, अच्छा इसका निकाल दिखाई तो, अच्छा निकालोगे, बढ़ेंगे, अच्छी बात है। चलिए
इसको तो किसी चीज है जानते ही होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं ताकि उसको आपको समझ में आए इसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, लिखोगे फाइंड द एन फैक्टर ऑफ एसिड। देखिए पहला H3PO4 है प्लस NaOH है, तो क्या बना NaH2PO4 प्लस H2O है ना। हाँ दूसरा देखिए H3PO4 प्लस NaOH, तो क्या बना Na2HPO4 प्लस H2O। एसिड और बेस मैं यही 6 क्वेश्चन देता हूं, तो देखते कैसे बना देंगे। थर्ड है H3PO4 NaOH, क्या है Na3PO4 प्लस H2O। चौथा AlOH का होल थ्राइस HCl, क्या दिया सब्सटेंस AlOH का होल ट्वाइस Cl प्लस H2O। पांचवा है AlOH का होल थ्राइस प्लस HCl, तो क्या दिया AlOH। देखिए इन सातों का एन फैक्टर निकालना है। चलिए वीडियो को पॉज करके देखिए। तो चेक करते हैं कितना आसान क्वेश्चन है। ध्यान से कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराएंगे नहीं। इसका एन फैक्टर कितना सेकंड बनेगा देखिए ध्यान से बारीकी से। ये क्या है एसिड है ना। अच्छा तो एसिड है तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। कितना H प्लस को रिलीज किया उसके बेस पर देखते हैं ना। हाँ कितना एन फैक्टर 3 या कितना है 2, कितना का चेंज 1 का चेंज हुआ ना। हाँ तो एन फैक्टर कितना हो गया इसका बताओ 1। देखो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ कितना हाइड्रोजन 2, तो 2 इसके पास तो है ही, सॉल्ट के पास 2 रह गया, तो एक ही ना हटा है, एक ही ना पानी के साथ मिलकर के रिप्लेस हो गया, अलग हो गया। हाँ जितना अलग होता है वही क्या होता है इसका एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना हो गया इसका 1। अब एन फैक्टर अगर 1 हुआ इसका, अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना क्या करेंगे m/1 कर देंगे। मोलेक्युलर मास बाय 1, मोलेक्युलर मास इसका जितना है उसको से डिवाइड कर देंगे। अब इसका कितना होगा बताओ। इसमें कितना है 3 हाइड्रोजन है, इसमें कितना है 1 हाइड्रोजन है, कितने का चेंज 2 का चेंज, तो एन फैक्टर कितना हो गया 2 हुआ ना। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया m/2 हो गया। या कितना हाइड्रोजन 3, या कितना हाइड्रोजन 1 भी नहीं, यानी कि तीनों इसका बेचारे का हाइड्रोजन क्या है रिप्लेस हो चुका है। और दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि इसका एन फैक्टर कितना होगा 3 होगा ना। जितना हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उसको क्या बोलते हैं एन फैक्टर। इसके एन फैक्टर कितनी हो गई 3, यानी क्या होगा m/3 हो गया। देखो अब देखो AlOH का होल थ्राइस, AlOH का होल ट्वाइस Cl, यहां पर OH 3 है, यहां पर OH कितना है 2 है, कितना OH का चेंज दिख रहा है ना। अगर चेंज हुआ मान लो सेम टू सेम लिख देता तो मतलब ही रहता। यहां पर एक OH हटा और यहां पर कौन आकर जब सट गया, इसके नेगेटिव आयन इसके साथ क्या हो गया अटैच हो गया, तो कितना OH चेंज हुआ 1 का चेंज हुआ, यानी इसका आयन फैक्टर कितना हो गया 1, यानी इक्विवेलेंट वेट कितना होगा m/1। और किसका अगर मान लीजिए एयर जिस बेस का पूछेगा ना तो बेस का देगा, और इसी का पूछता है एसिड का पूछेगा तो एसिड का मास देख करके उसका एन फैक्टर निकाल देंगे, इसका एन फैक्टर से भाग कर देंगे। अगर बेस का पूछेगा इक्विवेलेंट वेट बताइए बेस का AlOH होल थ्राइस का, तो कितना है इसमें OH है 3 है, इधर कितना OH है 1 है, कितने का चेंज 2 का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 2, एन फैक्टर हो गया 2, और इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया m/2 होगा ना। इससे कितना हो जाएगा एन फैक्टर कितना हो गया 3 होगा ना, और इक्विवेलेंट वेट कितना होगा m/3 होगा ना, 2 भी होगा ना। अब यहां देखो यहां मैंने बताया था ना ऑर्गेनिक इसमें क्या करते हैं जितने जितने लोन पेयर होते हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में कितने हैं एक ही लोन पेयर है ना, तो कितने का लोन पेयर का चेंज हुआ 1 का लोन पेयर का चेंज हुआ, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया 1 हो गया। अगर इसका हम कोई इक्विवेलेंट वेट निकालना क्या करेंगे m/1 कर देंगे और चुटकी में मार के घर आ जाएंगे ना। चलिए तो इस तरह से एन फैक्टर आप निकाल सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। कोई दिक्कत। चलिए
अब मैं लिखता हूं टाइप 1। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में बच्चों को फंसते हैं कि आखिर उसका कैसे हम इफेक्ट निकालेंगे, जिसका जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, उसका इफेक्ट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और सेम सब्सटेंस रिड्यूस भी हो रहा है, तो उसका इफेक्ट कैसे निकालें, बच्चे जानना चाहते हैं। चलिए ठीक है, लीजिएगा कुछ टाइप 1 क्वेश्चन करते हैं। ठीक हो गया। n फैक्टर ऑफ डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन समझते हो क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, मतलब कि सेम सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करे और रिड्यूस भी करे, उसे क्या बोलते हैं लोग? क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे देखिए जैसे फास्फोरस है P4, P4 कन्वर्ट होता है PH3 और H3PO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखिए बड़े से इसका जीरो होगा क्योंकि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म कितना होगा? जीरो। पीएच के कितना होगा? फास्फोरस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? -3। अच्छा इसका निकालो तो कितना निकलेगा? +3 x -4 x कितना निकला? 1 निकलेगा ना। तो जीरो से कितना का चेंज? 3 का चेंज। तो जितना का चेंज एक एटम में कितना का चेंज? 3 का चेंज। यहां कितने एटम फास्फोरस के हैं? 4 है ना। तो इसका n फैक्टर कितना हो गया? 3 × 4 कितना हो गया? 12। ये हो गया इसका n1, मानिए पहला n फैक्टर। दूसरा देखते हैं, तो यहां पर देखिए गौर से 0 से -3 हुआ, यानी क्या हुआ? रिडक्शन हुआ ना। रिडक्शन हुआ क्योंकि 0 से -3 छोटा वैल्यू होता है, वैल्यू क्या घट गया। अच्छा घट जाता है तो क्या कहते हैं? उसको रिडक्शन बोलते हैं ना। अब P4 से क्या हुआ? +1 में कन्वर्ट हुआ, 0 से बढ़ गया कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा। और कितना का नंबर ऑफ एटम, देखो इसका n फैक्टर निकालने का कांसेप्ट की बात समझ लो। कितना का चेंज इनटू नंबर ऑफ एटम। कितना का चेंज? एक का चेंज 0 से 1 हुआ तो कितना का चेंज? एक का चेंज। और कितने नंबर ऑफ एटम है? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 × 4 कितना हो गया? 4। चलिए अब देखिए ये इसका हो गया n2, दूसरा n फैक्टर होगा। तो याद रखना जब भी अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसका n फैक्टर निकालने का तरीका क्या है? nf n फाइनल n फैक्टर क्या होगा? n1 × n2, टेक्निकली लिख लो n1 × n2 by n1 plus n2। क्या होगा? n1 × n2 by n1 plus n2। जैसे n1 देखिए कितना है इसका? 12 × 4। n1 कितना होगा? 12 + 4 कितना हो गया? 48 भाई कितना? 12 4 कितना? 16 कितना होगा? कट के 3 होगा ना। हो गया, इसका आंसर कितना हो गया? 3। अब अगर हम मुझे मान लीजिए यही पूछता अगर इस क्वेश्चन में कि इक्विवेलेंट वेट बताओ फास्फोरस का क्या होगा, तो मैं 4 से या 12 से नहीं करता, n फैक्टर 4 या 12 नहीं लेता, क्या लेता? दोनों को करके n1 × n2 by n1 plus n2 से कर देंगे। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा P4 का? जैसे 31 + 4 by कितना? 31 × 4 by कितना? 3। 31 4 जा 124/3। काटिए, लगभग काटिए, कटेगा तो नहीं। 124/3 कितना हो जाएगा? 41.33। यही क्या हो गया? इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का निकाल सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिए इस पर देखते हैं, तो अच्छी बात है। देखिए भाई क्यों देंगे, देखिए और भी क्वेश्चन जैसे मान लीजिए Br2 है, ब्रोमीन है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Br माइनस में, और किसमें? BrO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। देखते हैं निकालो तो कितना? 0, ये -1, इसका निकालो कितना निकला? x - 6 = -1। x इक्वल क्या होगा? -1 + 6। x कितना हो गया? x कितना हो गया? 5 हुआ ना। कितने का चेंज? 5 का चेंज। कितने एटम पर? 2 पर, तो 10। इसका कितना आंसर हो गया बताओ? 10। 5 का चेंज हुआ और ब्रोमीन यहां है कितना? 2 है, तो कितना होगा? n1 क्या होगा? 5/2 10 हो जाएगा। कितने का चेंज? 1 का चेंज। कितने एटम पर? 2 पर, तो 2 हो गया। अब जरा बात देखिए, समझो कितना आसान क्वेश्चन होता है। तो ये हो गया दूसरा n फैक्टर, लेकिन मुझे तो ये डिस्प्रोपोर्शन बहुत दिख रहा है ना। कैसे? एक बार ऑक्सीजन लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, एक बार क्या हो रहा है? घट रहा है। तो बढ़ घट रहा है, बढ़े घटे, क्या बोलते हैं उसको? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो, तो क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब भी रिडॉक्स होगा, जब दो एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, उसे क्या बोलते हैं? डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं ना, डिस्प्रोपोर्शन। कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नीट की तैयारी शुरू किए, कुछ खतिया इंजीनियर अच्छा होते हैं, इंजीनियर में लग गए, एकदम टाइम बेल्ट लगा करके इंजीनियर में लग गए। कुछ बच्चे ऐसे भी मार्केट में घूम रहे हैं जिनको कोई कह दिया मेडिकल ज्यादा अच्छा होता है, डॉक्टर बनोगे तो दुनिया में नाम कमाओगे, और उसके बेसिस पर वो उस बात को सीरियसली लेते हैं कि नाम तो कमाना ही कमाना है, चाहे जैसा भी हो। अपने पिताजी का नाम रोशन कर दोगे। अब बताओ, पिताजी का नाम चाहे जो भी हो उसका नाम रोशन करोगे, कितना खराब लगेगा? पिताजी का नाम जो है उसी को आगे बढ़ाना है। देखिए ध्यान से,
तो कितना हो गया इसका आंसर बताओ। NF इक्वल टू कितना हो गया, N1 इंटू N2, N1 प्लस N2 क्या हो गया 10 इंटू 2, 10 प्लस 2 कितना हो गया 20/12, कितना हो गया पाई/3। और देखो इंसान को होना चाहिए फ्लेक्सिबल। आप देखो गौर से, भगवान श्री राम फ्लेक्सिबल इंसान थे, तो उनका भगवान जय श्री राम लोग बोलते हैं। लेकिन भगवान लक्ष्मण भी भगवान थे, लेकिन उतना फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो हमेशा गुस्सा में रहते थे, वो शेषनाग के अवतार थे, तो उनको उतना लोकप्रियता नहीं मिला। कभी भी जय श्री लक्ष्मण कोई कहता है नहीं। इसलिए आदमी को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सामने वाले को इज्जत करना चाहिए, उसके काम और उसके प्रोफेशन को सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कितना हो गया 5/3। अगर इसका आंसर 5/3 निकला, अगर हमसे इसका पूछेगा इक्विवेलेंट वेट, क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय 5/3 लिखेंगे ना, क्या होगा 3m/5 हो गया। अगर मान लीजिए इसी का इक्विवेलेंट वेट पूछता है ब्रोमीन का, तो कैसे करते हैं 3 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा ब्रोमीन का, ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर कितना होता है 80 81 लेते हैं, 81 बाय कितना 5, 81 3 जा 243, 243 बाय 5 कितना होगा,